तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की और मोलरिटी की। इससे पहले दो कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जब बता रहे थे तो उसमें से इन फैक्टर जो टॉपिक था उसको हमें आज बताना है। नॉर्मलिटी कंसिडर करते समय हमें इन फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है या वैलेंसी फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। क्या फार्मूला हम लोगों ने देखा था? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने नॉर्मलिटी का पढ़ा था। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो एन फैक्टर कैसे डिटरमाइन करेंगे उसको हमें देखना है, क्योंकि नॉर्मलिटी के लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट चाहिए। अब ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकलेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट के इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना है तो क्या करते हैं, उसका मोलर मास हम डिवाइड कर देते हैं उसके वैलेंसी फैक्टर से, एन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। तो एन फैक्टर को जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो एन फैक्टर हमें जानना है सबसे पहले फॉर एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस के लिए एन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? एक मोल एसिड जितने प्रोटॉन रिलीज करेगा, जितने प्रोटॉन डिस्प्लेस करेगा 1 मोल एसिड से, वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो बेसिसिटी कह सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन रिलीज्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड इज कॉल्ड एज बेसिसिटी। ठीक है, तो एक प्रकार से बेसिसिटी ही क्या होगी, उस एसिड का एन फैक्टर हो गया। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे एन फैक्टर के लिए नंबर ऑफ H प्लस डिस्प्लेस्ड बाय 1 मोल ऑफ एसिड। एक मोल एसिड से कितने प्रोटॉन रिलीज हो रहे हैं उसकी जो नंबर है वही उस एसिड का क्या है, फैक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक कितने प्रोटॉन रिलीज करेगा, 1 करेगा, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया, 1 हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितने रिलीज करेगा 1 मोल में, 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो इसका एन फैक्टर क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 1 मोल में 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो इसका एन फैक्टर भी 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से H3PO4 का अगर हम इसका बेसिसिटी निकालें, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ये रिलीज करेगा तो ये 3 प्रोटॉन रिलीज करेगा एक बार में 1 मोल में, तो नंबर इसका बेसिसिटी, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम H3PO3 की बात करें तो ये एक बार में 1 मोल में 2 प्रोटॉन रिलीज करेगा, तो इसका एन फैक्टर हो जाएगा प्यारे बच्चों 2। H3PO2 ये 1 मोल में 1 प्रोटॉन रिलीज करेगा। वैसे तो पी ब्लॉक का कंसेप्ट है, पी ब्लॉक का टॉपिक है, तो पी ब्लॉक में जब 15 ग्रुप आपको पढ़ाएंगे, फास्फोरस जब पढ़ा रहे होंगे उस चैप्टर में इसके स्ट्रक्चर को मैं बताऊंगा। 1 प्रोटॉन ने रिलीज कर रहा तो इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरीके से हम एसिड के केस में क्या निकालते हैं, एन फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, अब बेस के लिए देख लेते हैं। सेम कहानी बेस के लिए हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए।
फॉर बेस। बेस के लिए इन फैक्टर क्या होगा? नंबर ऑफ OH माइनस आयन रिलीज्ड बाय वन मोल ऑफ बेस। वन मोल बेस से जितने OH माइनस आयन रिलीज होंगे उस बेस की वो क्या होगी? उसका एन फैक्टर होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करूं तो इसका एन फैक्टर बेटा क्या होगा? 1 हो जाएगा। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितने OH माइनस आयन देगा एक मोल में? 2 देगा। इसका एन फैक्टर हो जाएगा 2। इस प्रकार से हम किसी न किसी बेस का एन फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। आसान है। नेक्स्ट, फॉर सॉल्ट। किसी सॉल्ट का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो उन आयनों के ऊपर चार्ज को देखेंगे। कैटायन के ऊपर कितना चार्ज होगा, एनायन के ऊपर कितना चार्ज होगा, ठीक है, ये चीज देखेंगे। तो मान लो मेरे पास एक सॉल्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्युमिनियम सल्फेट है। तो बेटा इसमें जो एल्युमिनियम आयन है इसके ऊपर कितना चार्ज है? 3 पॉजिटिव है। और इसमें जो सल्फेट आयन प्रेजेंट है इसके ऊपर कितना चार्ज है? 2 माइनस है, 2 नेगेटिव है। एक दूसरे को टोटल एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, एक दूसरे के चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो। या इसको ऐसे देखो, कितने एल्युमिनियम आयन इसके अंदर? 2 हैं। सल्फेट आयन कितने हैं? 3 हैं। तो टोटल चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 6। तो एल्युमिनियम सल्फेट जो मेरा सॉल्ट है इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फॉर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व है तो उस रिएक्शन का कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका एन फैक्टर? बताइए। फॉर एग्जांपल सपोज एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम परमैंगनेट। इसका आयनिक इक्वेशन में लिख रहा हूं, पोटेशियम परमैंगनेट 8 प्रोटॉन, यानी कि रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है, 5 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये जो है मैंगनीज Mn+2 में कन्वर्ट हो जा रहा है और 4 मोल वाटर दे रहा है। एक नेगेटिव है। तो यहाँ पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 1 ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होगा? -2। 4 ऑक्सीजन है, -8 हो जाएगा। इक्वल में एक माइनस है, यानी कि मैंगनीज की अगर x मान लें, ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है 1 ऑक्सीजन पे, इंटू 4 कर दें इक्वल टू -1, तो x - 8 इक्वल टू -1। तो मेरा चार्ज जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? +7 निकल के आ जाएगा। यानी कि मैंगनीज के ऊपर चार्ज कितना है? +7, ठीक है। कैसे निकालेंगे एन फैक्टर? ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? आपको ध्यान देना होगा कि केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कितने इलेक्ट्रॉन गेन या रिलीज कर रहा है या कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो रहा है। देखिए जरा,
मैग्नीज के ऊपर चार्ज कितना है, +7। रिएक्शन कंप्लीट जब हुई तो Mn+2 में कन्वर्ट हो गया, चार्ज डिक्रीज करेगा, चार्ज जो डिक्रीज कर गया, +7 से +2 डिक्रीज कर गया, तो कितना चार्ज डिक्रीज हुआ, +5, यानी कितने इलेक्ट्रॉनों को ये गेन किया होगा, 5 इलेक्ट्रॉनों को। तो हम देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज आया, इसके चार्ज में कितना चेंज आया ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। तो मैंने देखा यहाँ पर जो चेंज आया चार्ज का वो आया +5, कितना चेंज आया, +5 का। तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, +5। कोई समस्या, कोई समस्या, ठीक है। सेम डाइक्रोमेट की आयनिक इक्वेशन में लिख रहा हूं, ठीक है, एसिडिक मीडियम में। तो ये जाएगा 2 क्रोमियम देगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगी +3 और 7 मोल वाटर बन जाएंगे। बेटा यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर है +6, -2 ऑक्सीजन की है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14 होगा, 2 माइनस लगा हुआ है तो 12 आ जाएगा। अब 2 से क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से डिवाइड कर देंगे +6, पर क्रोमियम की आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन नंबर। लेकिन यहाँ पर कितनी घट गई, +3 हो गई, तो +6 से घट करके +3 हो गई, तो इसका चार्ज कितना डिक्रीज हुआ, कितना चेंज हुआ, +3। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर में कितना चेंज हुआ, +3 का चेंज आया, कितना डिक्रीज हुआ, चेंज देखना है हमें, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, चेंज देखना है। +6 से डिक्रीज करके +3 आ गई, तो कितना डिक्रीज हुआ, +3। तो यही हमें देखना है, चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। तो चेंज हुआ +3 का, तो यहाँ पर एन फैक्टर इस क्रोमियम का आ जाएगा बेटा 3। इस तरीके से हम किसी ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट का एन फैक्टर हम कैलकुलेट करते हैं। एसिड या बेस का कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितने प्रोटॉन या जितने OH माइनस आयन वो रिलीज करेगा 1 मोल में, उनकी नंबर ही एन फैक्टर हो जाएगी। दूसरी चीज, किसी सॉल्ट का कैसे पता करेंगे एन फैक्टर, तो सॉल्ट में जो ओवरऑल चार्ज का मैग्नीट्यूड होता है, कटायन और एनायन के चार्ज का जो सम होता है वही होता है हमारा एन फैक्टर, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द सॉल्ट। अगर किसी कटायन या एनायन का ही एन फैक्टर निकालना है तो कटायन का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कटायन। एनायन का कैसे निकालेंगे, टोटल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द एनायन। तो जितना चार्ज कटायन के ऊपर है उसका एन फैक्टर हो जाएगा, जितना चार्ज एनायन के ऊपर है वो उसका एन फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बहुत आसान है एन फैक्टर निकालना। आई होप आप लोग सीख गए होंगे ये सब। चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं बात करूंगा एक नई कंसंट्रेशन टर्म की जो कि इंपॉर्टेंट है, इससे न्यूमेरिकल बनेगी, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन इसको रिप्रेजेंट करेंगे x से, या कुछ लोग इसे चाय से भी बोलते हैं, जो आपको पसंद हो, x से या चाय से। तो मोल फ्रैक्शन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि मोल का फ्रैक्शन रेशियो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये है क्या, मान लो मेरे पास A और B कंपोनेंट हैं, दोनों मिलकर के एक AB सॉल्यूशन बना रहे हैं, या A, B और C कंपोनेंट हैं, तीनों कंपोनेंट मिलकर के एक ABC सॉल्यूशन बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, ठीक। सपोज A के मोल N1 है, B के मोल N2 है और C के मोल N3 है, ठीक है। इनके मोल जब तीनों कंबाइन करके सॉल्यूशन बनाएंगे तो टोटल मोल कितने होंगे, Nt कितना होगा,
N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाएगा, ये टोटल मोल आ जाएगी। या इसको Na प्लस Nb या इसको हम Nc बोलेंगे, ये क्या आ गए टोटल मोल। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मान लिया A का मोल फ्रैक्शन XA, B का मोल फ्रैक्शन XB और C का मोल फ्रैक्शन XC। तो किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं सॉल्यूशन में। डेफिनेशन क्या होगी? अगर कई सारे कंपोनेंट मिलकर के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा? तो मोल फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ वन पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। देखते हैं मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बेटा। इट इज द रेशियो ऑफ मोल ऑफ particular component to the total mole of all components in solution। किसी सॉल्यूशन में एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा बेटा? रेशियो ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट टू द टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। ठीक, ये इसका डेफिनेशन हो गया। समझ आ गई बात? सपोज मुझे ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो फार्मूला क्या होगा? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या फार्मूला होगा इसका? XA इक्वल टू मोल ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट। या यहां पर ये लिखेंगे, ये भी लिख सकते हैं बेटा, मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन मोल ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल ऑफ सॉल्यूशन। उस कंपोनेंट का मोल, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, XA इक्वल टू मोल ऑफ ए कंपोनेंट, टोटल मोल क्या थे बेटा मेरे पास? Na प्लस Nb प्लस Nc। ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन अगर मुझे पता करना है तो इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। सिमिलरली बी कंपोनेंट का मुझे मोल फ्रैक्शन पता करना है, तो XB इक्वल टू बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन डिवाइडेड बाय ऑल मोल ऑफ कंपोनेंट Na प्लस Nb प्लस Nc। क्लियर? ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है। समझ में आ गई बात? अब एक चीज और पता करना आपको, एक चीज आपको जाननी चाहिए कि सॉल्यूशन में कंपोनेंट क्या होंगे? कितने टाइप के कंपोनेंट होंगे? दो टाइप के, सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो याद रहे आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम बेटा हमेशा 1 रहेगा। या समेशन XI इक्वल टू 1। जितने भी टाइप के कंपोनेंट होंगे उन कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो हमेशा कितना रहेगा? 1 रहेगा। बात समझ आ गई? बहुत बढ़िया, नोट करिए भाई इसको। मोल फ्रैक्शन एक यूनिटलेस प्रॉपर्टी है। इट इज अ
यूनिटलेस। यूनिटलेस प्रॉपर्टी, कोई यूनिट इसकी नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, इस फार्मूले से मोल फ्रैक्शन से एक चीज और हम पता कर सकते हैं। अगर मुझे मोल परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, सॉल्यूशन का मोल परसेंट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे। मोल फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे, क्या निकल आ जाएगा, मोल परसेंट निकल के आ जाएगा बेटा। ठीक है, बात समझ आ गई सबको? चलिए, ये तो मोल फ्रैक्शन की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मोलैलिटी। स्मॉल m से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल m से। ठीक है, क्या होती मोलैलिटी? इट इज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। वन किलोग्राम सॉल्वेंट में सोल्यूट के जितने मोल प्रेजेंट होंगे उस सोल्यूशन की वो मोलैलिटी होगी। मोलैलिटी स्मॉल m। क्या फार्मूला बनेगा इसका? N/W इन किलोग्राम। ठीक, ये W किसका रहेगा लेकिन? N/कैपिटल W। एक कैपिटल W किसका रहेगा? सॉल्वेंट का रहेगा, इन किलोग्राम। इन किलोग्राम। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था, n की वैल्यू होती है, n क्या होता है? मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो वैल्यू रख दो n की जगह, W/m अपॉन कैपिटल W इन किलोग्राम। ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अगर सॉल्यूशन का मास ग्राम में दिया तो क्या कर दो, ये कैपिटल W रहेगा, ये स्मॉल w रहेगा। 1000 से हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है, तो हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। जब किसमें गिवन हो बेटा? ग्राम में गिवन। इसकी यूनिट अगर देखें, मोलैलिटी की यूनिट की बात करें, मोलैलिटी की बेटा यूनिट क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी मोल पर किलोग्राम, या मोलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मोलल, या इसको हम स्मॉल m से भी डिनोट कर सकते हैं। स्मॉल m से मोलल लिख सकते हैं, या स्मॉल m, या फिर मोल पर किलोग्राम भी इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं। ठीक है, नोट करिए। अब इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, ठीक है, यानी कि W/W परसेंटेज। क्या फार्मूला होगा बेटा? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम ओवर मास ऑफ सॉल्यूशन किसमें? ग्राम। परसेंटेज की बात हो रही थी, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये तो फॉर्मूला हो गया आपका मास परसेंटेज का। ठीक है, सिमिलरली मास बाय
वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब पढ़ने के बाद हम इंटर कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, मोलरिटी का, नॉर्मेलिटी का, मोलरिटी का, मास परसेंट से, मास बाय वॉल्यूम परसेंट से, आपस में इंटर कन्वर्जन ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में एज फार्मूला केवल फार्मूला पुट कर देना है और उसी से हमें आंसर ले लेना है। तो ये इंटर कन्वर्जन करने के बाद जो हमारे पास फार्मूले आएंगे वो काफ़ी हेल्प करेंगे, काफ़ी मदद करेंगे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट, W बाई V परसेंट, क्या फार्मूला होगा? मास एब्सोल्यूट, किसमें? ग्राम में। अगर ग्राम में ले रहे हैं तो नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, अगर ऊपर ग्राम में लेंगे मास तो वॉल्यूम लेंगे ml में, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। लास्ट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे? यानी कि V बाई V हमें फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट ml में अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये तीनों यूनिट हो जाएगी परसेंटेज की, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। नोट डाउन कर लो इसको। जैसे गिवन है 20% मीथेनॉल सॉल्यूशन, और ये दिया है बेटा, ये दिया है आपका V बाई V परसेंटेज। क्या लॉजिक है इसका? इसका लॉजिक है 20 ml मीथेनॉल present in 100 ml of solution, ठीक है। V बाई V का मतलब है कि हमारा सॉल्यूट भी ml में और सॉल्यूशन भी ml में। 40% W बाई V यूरिया सॉल्यूशन। क्या लॉजिक है बेटा इसका? क्या इसकी समझ है आपको? यानी 40 W सॉल्यूट का मास मुझे ग्राम में कंसीडर करना है, W बाई V है ना, तो 40 ग्राम यूरिया इन, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मुझे लेना है ml में, V लिखा है, तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इस तरीके से न्यूमेरिकल में ऐसे ही गिवन होगा तो हमें अपने आप समझना होगा कि 20% V बाई V का लॉजिक क्या है, 40% W बाई V का लॉजिक क्या है। W बाई V है, इसका मतलब सॉल्यूट का मास गिवन है ग्राम में, और V बाई V का लॉजिक क्या है कि सॉल्यूट का वॉल्यूम दिया 20 ml, तो ये यूनिट गिवन होगी, आपको इसी से पहचानना होगा, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ कर रहा हूं। ppm, अब ppm का मतलब होता है बेटा पार्ट्स पर मिलियन,
पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम को हम फाइंड करेंगे सबसे पहले W/V में। W/V में क्या होता है बेटा? इसका लॉजिक क्या है? इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 million पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। जब किसी सॉल्यूशन में बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में, नेग्लिजिबल अमाउंट में, तो उस केस में उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हम पीपीएम में फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन मोलारिटी और नॉर्मेलिटी के टर्म में नहीं फाइंड आउट कर पाते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट होता है, बहुत ही ट्रेस अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। जैसे अगर मुझे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को मेजरमेंट करना है, उसका मेजरमेंट करना है, हमें समुद्र में बीओडी पता करना है, या किसी ट्रेसेस एलिमेंट की एसडी करना, उनका परसेंटेज मुझे पता करना है, तो इस केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि उस सॉल्यूशन की प्रकार से उस सॉल्यूशन है उसका मेजरमेंट हम पीपीएम में करते हैं, याद रखना। तो W/V पीपीएम का मतलब क्या है कि पीपीएम W/V का लॉजिक है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन नीचे V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें? ml में, इंटू 10⁶, यानी कि 1 मिलियन में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं मोल में रिप्रेजेंट करूं N/V में, जिसका लॉजिक क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितने में? इसको यहाँ पे अगर ml में हम देखें तो इंटू 10⁶ हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रही पीपीएम में।